हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गोसेन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर क्लास 12th, बट एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ 12th के लिए नहीं है। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम में भी आपको ये देखने को मिलता है, तो आप बीकॉम के पर्सपेक्टिव से भी इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं अलग अलग क्लास के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। मैं आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्लास के लिए मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ गई? आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो टॉपिक आपका किसी भी क्लास में मिले, मैं लगभग अपनी क्लास में सारी चीजें आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि भैया ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये इस कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े। आज की इस थ्योरी में पढ़ने से पहले आप लोगों को, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की अप्रोचेस हैं यूटिलिटी के अंदर। कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक है चैप्टर का, उसके अंदर आपको यूटिलिटी पढ़नी होती है। यूटिलिटी को दो अप्रोचेस में बांटा गया था। दो अप्रोचेस हैं इसको लेकर के, एक कार्डिनल अप्रोच है और एक ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच के अंदर दो थ्योरीज आती हैं, जिसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और गोसेन का सेकंड लॉ भी कहते हैं। तो गोसेन का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या गोसेन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, और सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हम एक एक करके सारी थ्योरीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है जो आप लोगों को समझनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये है बेटा कि कोई भी थ्योरी इकोनॉमिक्स में, कभी भी कोई भी थ्योरी पढ़ो तो उस थ्योरी को पढ़ने का कुछ तरीका होता है। आप ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट की तरह हाँ बस उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में थ्योरीज को पढ़ने का तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको उस चीज को पढ़ना होता है। आपको फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे, और वो कौन कौन से स्टेप हैं? बेसिकली अगर आप ग्रेजुएशन में है तो 5 स्टेप हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपके पास सिर्फ 3 स्टेप हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन से स्टेप हैं। देखो, सबसे पहले वो कौन कौन से स्टेप हैं? अगर आप 12th में हो, ठीक है, तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बता देता हूं। किसी भी थ्योरीज को, इकोनॉमिक्स में किसी भी थ्योरीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले, जब भी थ्योरी पढ़ो या थ्योरी का रिटर्न आंसर लिख रहे हो, तो सबसे पहले क्या होता है? इंट्रो, उस थ्योरी का इंट्रोडक्शन देना होता है। ये दोनों में सेम कॉमन होता है। ठीक है, तो यहां भी आपका क्या होगा? इंट्रो होगा, इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। दूसरे नंबर पे आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। यहां भी दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ होगा, कॉमन है दोनों में। ठीक है, फिर तीसरा है आपका एक्सप्लेनेशन, सॉरी तीसरा है एजम्पशंस। तीसरी क्या है? एजम्पशंस। इसमें भी वो कॉमन है, यहां पर भी आपको एजम्पशंस पढ़नी है। फिर आपका क्या है? एक्सप्लेनेशन। फिर आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये भी कॉमन है। 12th में आपको बस इतना पढ़ना है। ग्रेजुएशन में यहां चौथा स्टेज हो गया, समझ में आ गया। पांचवा स्टेज है आपका क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां जब आप 12th में हैं तो आपको इस इंट्रो भी, बहुत सारी बुक्स में इंट्रो होता ही नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। तो इंट्रो भी अगर कट गया तो आपको 1 2 3 स्टेज पढ़नी है। ग्रेजुएशन में क्या है? इंट्रो अगर वहां भी कट गया तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 हो गए, यहां 4 यहां 3। बात समझ में आ गई? इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको हर एक थ्योरी समझ में आएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बायलैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। पीडीएफ लेक्चर टेलीग्राम पे अपलोड है, बायलैंग्वेज वो भी है, जाकर के डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। सबसे पहली चीज, कोई भी थ्योरी पढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि वो थ्योरी का स्टेटमेंट है क्या, क्योंकि जानते हो सारी की सारी चीजें स्टेटमेंट से ही पता चल जाती हैं। वो थ्योरी क्या कहती है, क्या चीज एक्सप्लेन करेगी, क्या नहीं एक्सप्लेन करेगी, वो थ्योरी का स्टेटमेंट ही बता देगा। बात समझ में आ गई? यहां पर भी
स्टेटमेंट ऑफ लॉ है, कि उस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, वो कह क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और इक्वल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेट्रिस पैरिबस। ठीक है, अगर तुमने 12th किया होगा तो तुमको पता होगा, सीबीएसई बोर्ड हो आईसीएसई बोर्ड हो डजंट मैटर, आपको पता होगा व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और इक्वल, इसको शॉर्ट फॉर्म में सेट्रिस पैरिबस भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूं यहां से लेकर के और यहां तक नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूं ये नहीं लिखना चाहता मैं, तो मैं लिख सकता हूं सेट्रिस पैरिबस और उसके बाद स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? तो वहां पे लिखा हुआ है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट एंड इक्वल, इट मींस सेट्रिस पैरिबस, द लॉ स्टेट दैट as the amount consumed of a commodity increases, as the amount consumed of a commodity increases, बढ़ाना है, ठीक है, the utility derived by the consumer from the additional unit goes on decreasing। क्या है स्टेटमेंट? कि जैसे जैसे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कंज्यूमिंग यूनिट्स हम बढ़ाते जाते हैं, हम उसका कंजम्पशन ज्यादा करते जाते हैं, हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। अब आपको समझ में आया होगा इस पूरे थ्योरी का नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों पड़ा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों पड़ा? क्योंकि अगर मैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा हूं, एक यूनिट कंज्यूम की, दूसरी कंज्यूम की, तीसरी कंज्यूम की, चौथी कंज्यूम की, तो पहली वाली से कम मिलेगी दूसरी वाली में, दूसरी वाली से कम तीसरी वाली में, तीसरी वाली से कम चौथी वाली में, ऐसे ऐसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी। बट मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब पता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अगर नहीं पता है तो इसमें एक मैं शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है, वो देख लेना तुम। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कि जैसे जैसे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी की कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं, हर अगली क्वांटिटी जो होती है, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये है। हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हो, यहां हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया सर, अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है बेटा क्या? एजम्पशंस। क्या चीजें मान करके ये जो प्रिंसिपल है वो आगे बढ़ रहा है। याद रखना, एजम्पशंस एक ऐसी चीज होती है, किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एजम्पशंस क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है एज वेल एज आर्ट है, ये भी हमें पता है, ठीक है। लेकिन क्या ये प्योर साइंस है, लाइक अदर साइंसेस की तरह? जैसे 3 साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी तरह ये प्योर साइंस है क्या, कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे यूनिवर्स में लागू होते हैं, कहीं पर भी हम कर लें? जैसे अगर मैं कहूं ये पेन मैं यहां से फेंकूंगा तो यहां नीचे गिरेगी, ग्रेविटेशनल लॉ है ये, ठीक है, कि कोई भी चीज आप फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगी, क्योंकि अर्थ के अंदर ग्रेविटी फोर्स है, वो खींचती है नीचे नीचे। लेकिन क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इकोनॉमिक्स के हर जगह लागू होते हैं? जैसे एक नियम है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अगर प्राइस हाई होंगे तो उनकी डिमांड लो हो जाएगी। क्या ये रूल हर जगह लागू होता है? इसका कोई एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलता? मिलता है ना? मिलता है ना? इसीलिए ये प्योर साइंस नहीं है। ये क्या नहीं है? ये प्योर साइंस नहीं है, आइडियल साइंस है, आदर्श विज्ञान है। ये मान करके चलता है। और जब भी कोई आइडियल साइंस है, प्योर साइंस नहीं है वो, तो वो क्या करता है? अपनी अपनी बातों को बचाने के लिए एक सीमा बना देता है। एक क्या बनाता है? सीमा, एक बाउंड्री क्रिएट करता है और कहता है मेरे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस बाउंड्री के अंदर ही लागू होंगे, से अगर आप बाहर जाओगे तो लागू नहीं होंगे। और इस बाउंड्री को खींचने का मतलब क्या है? ये क्या है? मान्यताएं हैं, ये एजम्पशंस हैं जो उसको बांध करके रखती हैं, कि जब हम ये थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो आपको अपने माइंड में ये सारी चीजें पहले से रखनी है। क्यों? अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा? नहीं रखोगे तो क्वेश्चन पुट अप होंगे कि सर ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, सर आप जो बोल रहे हो तो दिखता है नहीं। मैं कहता हूं नहीं दिखता है, लेकिन एजम्पशन मान के चलती है। जैसे एग्जांपल देने के लिए कहते हैं मान लो कि तुम ये कर रहे हो, मान लो कि तुम, ये जो मानने वाली चीज है ना, मान के चल रहे हैं, ये एजम्पशंस है। और एजम्पशंस क्या करती है? वो उस प्रिंसिपल को बांध करके रखती है कि ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के बाहर नहीं एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं, ये क्या क्या चीजें एज्यूम प्री एज्यूम करके चल रहा है कि भैया पहले से दिमाग में आपको ये चीजें रखनी है, फिर मेरी थ्योरी पढ़नी है, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। पहली एजम्पशंस क्या है? ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल और होमोजीनियस। इसका क्या मतलब है सर? जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज तुम कंज्यूम करोगे,
जो भी यूनिट्स तुम कमोडिटी तुम कंज्यूम कर रहे थे, उसकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल और होमोजीनियस होनी चाहिए। आइडेंटिकल होमोजीनियस का मतलब है सेम शेप साइज, कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसका शेप भी चेंज हो, सॉरी शेप चेंज नहीं होना चाहिए, उसका साइज चेंज नहीं होना चाहिए, सारी की सारी सेम होनी चाहिए। ठीक है। अगला, देर इज नो गैप, टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन। देर इज नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन के बीच में टाइम नहीं होना चाहिए। जितना टाइम एक पहला कंजम्पशन हुआ फिर सेकंड कंजम्पशन हुआ, उनके बीच में टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब आप यूनिट यूज करते ही जा रहे हो, ठीक है, तभी ये चीज लागू होगी, अदरवाइज ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देर इज, मैंने साफ साफ बोल दिया, नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन। आप कंज्यूम करते जा रहे हो, टाइम गैप नहीं होना चाहिए, नहीं वेट नहीं करना है कि अरे रुक जाओ अभी बाद में बाद में खा लेंगे, तो बाद में वाला सिस्टम नहीं है, अभी खाना है। ठीक है। अगला, टेस्ट एंड चॉइस ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज, यानी कि ड्यूरिंग द कंजम्पशन कंज्यूमर का टेस्ट, उसकी चॉइस, उसकी प्रेफरेंस ये चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। जिससे उसने स्टार्ट किया है बस वही चीज वो सेम यूज करता जाएगा। अगला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अब इस पे याद रखना, ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इस पे कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं नहीं ये एजम्पशंस नहीं होनी चाहिए, बट ये मान के चलना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि आपके पास जो पैसा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। जबकि बात क्या है, थ्योरी, थ्योरी का नाम देख कैसा देख रहे हो, कैसा उल्टा बात बोल रहे हैं। थ्योरी का नाम है डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां पर कह रहे हैं कि जो आपकी मनी है उसी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। बट हमें मान के चलना है भाई, मान्यता है, उसने बोल रखा है कि नहीं मानोगे तो नहीं बनेगी बात। यहां पर हिंदी में वो सारी चीजें आपको मान्यताएं मैंने लिख दी हैं, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपको ध्यान से एक टेबल समझनी है। ठीक है, टेबल के जरिए ही एक्सप्लेनेशन में दे पाऊंगा और आप भी समझ पाओगे, और इकोनॉमिक्स में हर चीज को टेबल के जरिए ही दिखाना होता है। ठीक है, पहले आप टेबल बनाते हो फिर फिगर बनाते हो। अब मान लेते हैं कि कोई कमोडिटी है जिसका नाम है क्या, एक्स। क्या नाम है उस कमोडिटी का, एक्स कमोडिटी है। मान लेते हैं सर एक्स कमोडिटी है और उसकी यूनिट्स मैं यूज कर रहा हूं, पहले 0 यूनिट्स यूज किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये सारी कमोडिटी एक्स है, मैं कंज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, मैंने 0 कंज्यूम की, 1 कंज्यूम की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, छठी की, 6 यूनिट मैंने उसकी कंज्यूम की। अब मैं देखूंगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या गिर रही है, देखते हैं। जब मैंने पहली यूनिट कंज्यूम यानी 0 कंज्यूम की तो 0 यूटिलिटी टोटल, यानी कि कुल यूटिलिटी मेरे को 0 मिली, मिली ना 0। देखो TU इक्वल टू 0 हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी भी अनडिफाइंड है, क्यों अनडिफाइंड, इसलिए कि जब आपने कंज्यूम ही नहीं की तो आप बता कैसे सकते हो कि कितनी मार्जिनल यूटिलिटी हुई। क्लियर है। दूसरी, जब पहली यूनिट यूज किए तो टोटल यूटिलिटी मुझे 10 मिली, और मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 10 है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मार्जिनल यूटिलिटी आ कैसे रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, एडिशन इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशन इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जितना एडिशन होगा वही मार्जिनल यूटिलिटी होगा। कैसे, ध्यान से सुनना, यहां 0 था तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, इसे काट देते हैं। ये 10 है तो 0 से 10 आने में कितना ऐड हुआ है, 10 ऐड हुआ है, तो ये 10 हो गया। फिर जब मैंने दूसरी यूनिट यूज की तो 17 हो गई मेरी यूटिलिटी, तो 10 से 17 आने में कितना ऐड हुआ है, 7 ऐड हुआ है। ठीक है, फिर 17 से तीसरी यूनिट जब मैंने यूज की तो 21 हो गई, तो 17 से 21 आने में कितना ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है। उसके बाद चौथी यूनिट मैंने यूज की तो 22 हो गई, तो 21 से 22 आने में कितना हुआ ऐड, 1 ऐड हुआ है। फिर 5 यूनिट मैंने फिफ्थ यूनिट यूज की है, तो फिफ्थ यूनिट से भी 22 ही मिली, तो 22 और 22 के बीच में कोई गैप तो है नहीं, तो यानी कि ये 0 हो गया। फिर छठी यूनिट जब मैंने यूज की तो मुझे 19 यूटिलिटी मिली। अब 19 यूटिलिटी मिली, ये यूटिल्स में है, यूटिलिटी याद रखना ये यूटिल्स में है। यूटिल्स का मतलब मैंने कहा था ना, कार्डिनल अप्रोच के अंदर उन्होंने मेजरमेंट दे रखा है यूटिलिटी को मेजर करने का। तो ये आप कैसे कहोगे, 10 यूटिल्स, 17 यूटिल्स, 21 यूटिल्स, आप यूटिल्स जरूर लगाओगे। जैसे आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप बोल देते हो ना कि यहां से 4 या 5 किलोमीटर है, अब अगर आप उससे बोल दो कि यहां से 4 या 5 है तो वो आपको थप्पड़ मारेगा, अरे 4-5 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है बताओ ना। तो इसलिए जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो डिस्टेंस का होता है तो आंसर आने पे किलोमीटर या
एक मेजरमेंट यूनिट लगाते हो, वैसे आपको भी इसमें यूटिल्स लगाना है, जैसे 10 यूटिल्स, ऐसे ही हर चीज में आपको यूटिल्स लगाते चलना है, ठीक है। अब 6th यूनिट जब मैंने यूज की तो 19 मिली, तो याद रखना 22 से 19 हो गया, यानी कि मैं उल्टा चला गया, रिवर्स, आगे बढ़ना चाहिए था ना, उल्टा हो गया। तो आप क्या करना है, 19 में से 22 माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस का 3। और यहाँ को आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है जो यहाँ तक बढ़ती जा रही है, उसके बाद घट रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या था, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या था कि जैसे जैसे हम किसी भी क्वांटिटी एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। चलो इसे चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखो चेक ऐसे करेंगे कि जब 0 यूज कर रहा था तो अनडिफाइंड थी, पहली वाली 10, दूसरी वाली 7, तीसरी वाली 4, चौथी वाली 1, पांचवी वाली 0, छठी वाली माइनस में चली गई। यानी कि यहां से क्या देखने को मिला कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तभी तो आंसर -3 में आया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब इसे फिगर के जरिए देख लो, समझ में आ रहा है ना? अरे बहुत मजेदार चैप्टर है ये, तुम पढ़ना चाहो तो बहुत मजेदार चैप्टर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी हमारी, यहां हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 10, 7, 4, 1, 0, -3, ठीक है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी। अब बनाते हैं ग्राफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यूनिट्स हमने यूज की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बात समझ में आ गई? मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है, पहली वाली जब यूनिट हमने कंज्यूम की थी तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी बेटा, 10 थी, तो इससे सीधे आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाली यूज की तो 7 हो गई, तो सेकंड वाली पे 7 हो गई। फिर तीसरी वाली यूटिलिटी यूज की तो 4 हो गई, तो 4 हो गई। अब चौथी यूज की है तो 1 हो गई, तो ये 1 हो गई। पांचवी यूज की है तो 0 आ गई, यानी कि ये बिल्कुल इसी लाइन पे आ गई। और छठी यूज की है तो माइनस में चली गई, तो इसीलिए मैंने इस लाइन को नीचे भी बना रखा है। तो ये क्या होगा, -1, ये होगा -2, और ये होगा -3। तो छठी वाली जब यूनिट हमने यूज की है तो -3 में यूटिलिटी आ रही है, यानी कि यहां कहीं आ रही है इस पॉइंट पे, ऐसे, ठीक है। अब आप इस पे कर्व डाल के देखो, ये कर्व ऐसे टच करते जाएगा, ऐसे टच करके देखो, ये देख रहे हो ऐसे गिर रहा है। अब ये प्रॉपर ऐसे नहीं गिरेगा, बट लाइन आप देख रहे हो ऐसे बन रही है, और इसको क्रॉस कर रही है, इस एक्सेस को क्रॉस कर रही है। और आपको ये भी पता होगा, अगर आपने थोड़ी सी मैथ पढ़ी है, तो ये प्लस साइड होता है, ये प्लस साइड होता है, ये माइनस का साइड हो जाता है। जब नीचे की कोई भी लाइन अगर इस लाइन को टच कर रही है तो यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट पे 0 है, लेकिन इसको टच करके नीचे की तरफ निकल जा रही है, ये पूरा पार्ट, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट पूरा, ये नेगेटिव का साइन है, ये पूरी की पूरी नेगेटिव है वैल्यू, ये -3 में जा चुकी है यूटिलिटी। तो अब आपने देख लिया कि यूटिलिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो डाउनफॉलिंग होता है, ठीक है, डाउनफॉल नीचे की तरफ आता है। बात समझ में आ गई? तो पूरी थ्योरी तुमने समझ ली। अब एक्सप्लेनेशन करना है, अभी भागना नहीं है, अब एक्सप्लेनेशन आप अपनी बुक में लिखोगे क्या, कॉपी पे आंसर क्या लिखोगे, ये पूरा बनाओगे। इजी है ना बनाना? अब देखो कैसे, तो यहां से हमारा कर्व कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है, ऐसे हो गया, ये एमयू हमारा कर्व है, इसको आप ऐसे लिखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है ये जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन ये नेगेटिव है, -3 है यहाँ पे, ये यहाँ पर क्या है, 0 है। एक्सेस को टच करेगा तो 0 रहेगा, चाहे वो किसी भी एक्सेस को टच करे, इस एक्सेस को टच करे या इस एक्सेस को टच करे, ठीक है। बात समझ में आ गई? मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सेस पे लेना है, और नंबर ऑफ एक्स कमोडिटी को एक्स एक्सेस पे लेना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखना है बेटा, एक्सप्लेनेशन। अब थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देखो, दो ही एक्सप्लेनेशन देने हैं मुझे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नहीं दे रखे, सिर्फ 2 एक्सप्लेनेशन। और ये लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पूरा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। देखो, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट as more and more quantity of a commodity is
consumed, the intensity of desire decreases and therefore the utility derived from the additional unit is decreases. अब मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन करूं कि ये बताओ कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं, हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम क्यों होती जाती है? ये क्वेश्चन है कि यूटिलिटी कम क्यों हो रही है? समझ में आ रहा है? लॉ ने तो कह दिया कि कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हमारी डिजायर धीरे धीरे फुलफिल होती जा रही है, हम सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, वो एक्स कमोडिटी है, उसको रोटी समझ लो। अब मैं बहुत भूखा हूं, मुझे पहली रोटी मिली, मैंने तुरंत खाया, बहुत मजा आया मुझे। अब सेकंड खाया, मेरा पेट भी तो भर रहा है भाई, यहां तक थोड़ी ना चढ़ा लूंगा कि मैं बिल्कुल यहां से अभी भी खाते जा रहा हूं खाते जा रहा हूं। लेकिन जब मैं यहां तक मेरा भर गया, कहते हैं गले तक खा के आया हूं आज, अब मैं यहां तक भर गया मेरा, उसके बाद खाऊंगा तो क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? वो नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है भाई, अब वो तेरे लिए हार्मफुल हो चुकी है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्यों? अगर कोई पूछे कि ये डिराइव यूटिलिटी जो होती है ये कम क्यों होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होती जाती है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी डिजायर जो है ना, जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी वांट थी, वो फुलफिल होती जा रही है धीरे धीरे। और चूंकि आप कंजम्पशन को रोक नहीं रहे हो, लगातार करते जा रहे हो, जो कि मान्यता भी है, जो एक एग्जम्पशन है इस लॉ का कि आपको नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका पेट भरेगा ना, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है, और जैसे जैसे आप उसको खाते जा रहे हो तो आपका पेट भर रहा है। और एक टाइम के बाद आप पेट में कितना ठूस लोगे, बांध के थोड़ी ना रख लोगे कि हाँ नहीं नहीं हम तो खा जाएंगे, है ना? वो काम नहीं करना है। इसलिए होता क्या है, पहला एक्सप्लेनेशन कि इसका डिजायर जो है आपकी वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, इसीलिए मिलने वाली यूटिलिटी भी कम होती जाती है। अब वो उतनी मोर वैल्यूबल आपके लिए नहीं होती है, उतनी अच्छी नहीं लगती है आपको, ठीक है? अब इसमें मैं कुछ आप लोगों को कहते हो ना, आप लोगों के दिमाग बहुत काम करते हैं वैसे वाले कि सर मैं ये कर दूं वो कर दूं, मैं भी कर ले रहा हूं, ठीक है? अब मैं बोलूं कि जैसे मान लेते हैं मैं रोटी खा रहा था, अब मेरी मम्मी ने मेरे को रोटी दी, पहली रोटी ऐसे नॉर्मल थी, मैंने खाई, बहुत अच्छा लगा, दूसरी खाई, कम लगा, चौथी, पांचवी, छठी पे आ गया था मैं। अब मेरे को बहुत बेकार लग रही थी, लेकिन सात छठी रोटी जो मम्मी ने दी उसको घी लगा के दे दिया एकदम मस्त, या रुमाली रोटी दे दी छठी वाली। अब भाई मैंने कितना भी खाया हो, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, मजा आ गया। लेकिन एजम्पशंस वहीं पे आ जाती है, वो कहती है अरे हमने आपसे क्या बोला था, एवरी कॉमोडिटी, एवरी यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी इज होमोजीनियस और आइडेंटिकल। मैंने कहा था ना कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। लो, इसीलिए एजम्पशंस, अब समझ में आ रहा है, एजम्पशंस पूरे उसको बांध करके रखती हैं कि बाहर नहीं निकलना है, बाहर निकले तो गए काम से, ठीक है? अब दूसरा दिमाग मेरा काम कर रहा है, क्योंकि मैं भी शैतान हूं। मेरा दिमाग ये काम कर रहा है कि मैंने खाया, और छठी रोटी जब मेरी मम्मी ने दिया, मैंने कहा मम्मी मैं 10 मिनट बाद खाऊंगा, ठीक है? तो रूल क्या कहता है? देर इज नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन, क्योंकि अगर आप 10 मिनट बाद खाओगे, हो सकता है वो खाना आपका पच जाए और आपके पास फिर थोड़ी भूख आ जाए और फिर आप खा लो, तो रूल अप्लाई की नहीं होगा। होगा क्या? अच्छा, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है, जो फोर्थ वाली एजम्पशन थी कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी इज कांस्टेंट, वो क्या है सर? उसको थोड़ा समझाइए। देखो होता क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो ना, उसकी सप्लाई जो है वो पर्याप्त है, वो कम नहीं है। और वो सप्लाई पर्याप्त कब होगी आपके लिए? जब आपके पास पैसे होंगे। आपके पास पैसा कम पड़ गया तो आपका कंजम्पशन रुक जाएगा, ये लॉ नहीं काम कर पाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं और आप इस लॉ को देखने के लिए इतना खा सकते हो, इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। हो सकता हो अगर मान लो कि आपके पास चौथी यूनिट तक के पैसा था, पांचवी यूनिट पे आपके पास पैसा खत्म हो गया, अब 1 रुपया बचा है, और 1 रुपए में एक ही क्वांटिटी आ सकती है, तो आपके लिए वो 1 रुपए की वैल्यू ना पिछले 4 रुपए जो आपने खर्चे किए उससे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो आखिरी है, अगर आपके दिमाग में ये आ गया। इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर मान के चलना है। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है? मजा आया? अब सेकंड वाली एक्सप्लेनेशन, पहली एक्सप्लेनेशन ये कि हमारी डिजायर डिक्रीज होती जाती है, इस वजह से हमारी डिराइव्ड यूटिलिटी जो होती है वो कम होती जाती है, इट मींस मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है हमारा द सेकंड, अच्छा ये द सेकंड दो बार हो गया, चलो। द सेकंड एक्सप्लेनेशन इज दैट इफ देर इज मेनी यूजेस ऑफ अ commodity is most of a commodity, the most urgent requirement will be fulfilled first and followed by the next important use and so on. अब मान लेते हैं जो क्वांटिटी आप, जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उसके मल्टीपल यूजेस हैं,
काफी ज्यादा यूजेस हैं। तो कहा जाता है कि आप उसको कैसे यूज करोगे फिर। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले वो जहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां लगाओगे, उसके बाद उससे जहां इंपॉर्टेंट है ज्यादा वहां लगाओगे, फिर उसके बाद उससे कम जहां है वहां लगाओगे। ये लिखने का रीजन क्या था इसके पीछे, इसके पीछे लिखने का रीजन था कि कई बार क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर ये कहा जाता है कि सर मान लेते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज के कई यूजेस हैं, जैसे मान लेते हैं मैं स्टील रखा है मेरे पास, अब स्टील से मैं क्या कर सकता हूँ, स्टील से मैं रॉड बना सकता हूँ, मैं बर्तन बना सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई स्टैंड बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, या मैं घर बनवा सकता हूँ, अपनी रेलिंग्स बनवा सकता हूँ। और सपोज करो उसी टाइम पे मेरा घर बन रहा है, अब मुझे रेलिंग बनवानी है, मेरे पास स्टील पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, बर्तन बनवाना होगा, या उसकी रॉड बनवाना होगा, या उसके पिलर बनवाने होंगे रेलिंग के बीच में लगाने के लिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे घर के अंदर वो पिलर बनना चाहिए। तो मैं स्टील में सबसे पहले अपने स्टील का यूज उस पिलर में करूंगा। फिर मुझे भूख मिटाने के लिए बर्तन चाहिए, तो मैं उसको बर्तन में बनवाऊंगा। फिर रॉड की चाहिए, क्योंकि रॉड को तो मैं क्या करूंगा, रखा रहेगा, वो मारने के काम आएगा किसी को, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि कोई भी कमोडिटी अगर उसके मल्टीपल यूजेस हैं, उसके आप कई यूज कर सकते हो, तो आप उसको सबसे पहले वहां यूज करते हो जहां वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका उसके बाद वहां यूज करते हो जहां वो लेस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उससे भी लेस इंपॉर्टेंट पे यूज करते हो। बात समझ में आ गई? आई होप कि सारा टॉपिक क्लियर हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ोगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, तैयार करके आएंगे उसको, अच्छे से आप भी पढ़ के आना, मैं भी पढ़ के आऊंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी और वो सबसे पहले आपको मिल जाए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है ना, वो घंटा बजा देना, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। इसका पीडीएफ टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां मुझे ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम में आपको लिखने रट्टा बनाने की, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक यहाँ मैंने दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हो। ये विद्यापथ एजुकेशन का हैंडल है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।